तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या रीज़न है कि हम हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पहले करते हैं और उसके बाद हम हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर करते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ टाइम कैलकुलेशन। क्या बताने वाला हूँ? टाइम कैलकुलेशन। तो टाइम कैलकुलेशन में आपको क्या बताऊंगा कि एक स्ट्रोक में कितना टाइम लगता है और आपकी एक साइकिल में कितना टाइम लगता है। एक स्ट्रोक में आपका कितना टाइम लगेगा और एक साइकिल में कितना टाइम लगेगा, उसको समझने के लिए मैं आपके इंजन का एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ। सो दिस इज योर आईसी इंजन, ये आपका पिस्टन है, ये आपकी कनेक्टिंग रोड है, दिस इज योर क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो ये आपने मैकेनिज्म देखा होगा, आपकी क्रैंक शाफ्ट कुछ इस डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, दिस इज द क्रैंक और ये वाला आपका क्रैंक शाफ्ट है। तो जब आपका पिस्टन टीडीसी पर होगा, जब आपका पिस्टन टीडीसी पर होगा तो आपके इस क्रैंक की पोजीशन क्या होगी? यहां पर होगी। सो दिस विल बी द टीडीसी। तो जब आपका पिस्टन बीडीसी पर होगा, जब आपका पिस्टन कहां होगा? बीडीसी पर होगा, उस टाइम आपकी क्रैंक की पोजीशन कहां होगी? यहां होगी, बीडीसी। तो वन स्ट्रोक में जो आपकी क्रैंक है वो कितना एंगल मूव करेगी? वन स्ट्रोक में आपका एंगल मूव करेगी पाई। कितना मूव करेगी? पाई। टू स्ट्रोक में 2 पाई, 3 स्ट्रोक में 3 पाई, 4 स्ट्रोक में 4 पाई। क्लियर है? तो आपका जब वन स्ट्रोक कंप्लीट होगा तो आपकी जो क्रैंक ऐसे जाएगी यहां तक, सेकंड स्ट्रोक में ऐसे, थर्ड स्ट्रोक में ऐसे, फोर्थ स्ट्रोक में ऐसे। सिंपल है। वन स्ट्रोक का मतलब है पाई एंगल। कितना एंगल? पाई एंगल। ठीक है। नाउ लेट अस एज्यूम द वैल्यू ऑफ द एन इज 2400 आरपीएम। 2400 आरपीएम। यू नो दैट व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाई टी। ओमेगा इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाई टी। एंड व्हाट इज टी? टी इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाई ओमेगा। T equals to theta divided by omega. And what is omega? Omega is 2 pi n divided by 60 रेडियन पर सेकेंड। अगर हमें कैलकुलेट करना है टाइम फॉर स्ट्रोक, एक स्ट्रोक में कितना टाइम लगेगा, तो फॉर वन स्ट्रोक द वैल्यू ऑफ द थीटा विल बी इक्वल्स टू पाई। इफ द वैल्यू ऑफ द थीटा इज इक्वल्स टू पाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी स्ट्रोक? टी स्ट्रोक की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई डिवाइड बाय ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू पाई इंटू एन इज 2400 डिवाइड बाय 60। सो पाई टू पाई विल बी कैंसिल आउट, होगा कि नहीं? दिस इज द क्या आएगा बताओ? 40 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1/80 सेकेंड। दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1/80 सेकेंड। तो 6 4 द 24, पाई टू पाई विल बी कैंसिल आउट, 2 पाई एन डिवाइड बाई 60। तो एक स्ट्रोक में आपका कितना टाइम लगेगा? 1/80 लगेगा। कितना लगेगा? 1/80। अगर मैं बात करता हूं एक साइकिल में, तो एक साइकिल में कितने स्ट्रोक होंगे? सर 4 स्ट्रोक होंगे। तो कितना एंगल होगा? 4 पाई डिवाइड बाय 2 इंटू पाई इंटू एन डिवाइड बाय 60। सो दिस विल बी 40 एंड दिस विल बी 10। सो दिस विल बी 1/20 सेकेंड। मतलब इतना जल्दी आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा जब आपका इंजन 2400 आरपीएम पर रोटेट करेगा। तो मतलब इतना कम टाइम लगता है। देखिए इतना कम टाइम लगता है आपकी एक साइकिल और एक स्ट्रोक को कंप्लीट होने में। तो ऐसे आपको टाइम कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि एक स्ट्रोक में कितना टाइम लगता है और आपके एक साइकिल में कितना टाइम लगता है। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल भी सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द नियर टू द एंड ऑफ एग्जॉस्ट। नियर टू एंड ऑफ एग्जॉस्ट क्या होता है? नियर टू एंड ऑफ एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होने से जस्ट पहले क्या होता है वो हमें देखना है। देखिए जब आपका पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, जब आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, तो यहां मैं लिख रहा हूं आफ्टर एक्सपेंशन। After expansion, the pressure inside the cylinder is much greater than the atmospheric pressure. Is much greater than the atmospheric pressure. और इस टाइम पर हम क्या करते हैं? एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन करते हैं। तो जब हम एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन करते हैं तो आपको पता होगा 95%, ऑलमोस्ट
95% एग्जॉस्ट गैसेस क्या हो जाती है, स्केप हो जाती है। मतलब मेजर जो एग्जॉस्ट गैसेस होती है वो आपके कांस्टेंट वॉल्यूम पर बाहर जाती है, इसलिए हम कहते हैं यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब 95% गैसेस बाहर चली जाती है, 95% गैसेस बाहर चले जाने के बाद आपके जो सिलेंडर का अंदर का जो प्रेशर होता है इट विल बी इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, रिमेनिंग गैसेस को, किसको, रिमेनिंग गैसेस, रिमेनिंग कितनी है, रिमेनिंग गैसेस को 5% गैसेस को हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और रिमेनिंग 5% गैसेस को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पिस्टन को बीडीसी से टीडीसी की डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पिस्टन रिमेनिंग गैसेस को थ्रू करता है बाहर की ओर। लेकिन टीडीसी से पहुंचने से पहले, लेकिन टीडीसी पे पहुंचने से पहले, सपोज आपका पिस्टन यहां पर है, टीडीसी पर पहुंचने से पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर जो ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व था इसको मैं क्लोज कर दूंगा। लो मैंने इसको क्लोज कर दिया। टीडीसी पर पहुंचने से पहले मैंने एग्जॉस्ट वाल्व को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो जब मैंने एग्जॉस्ट वाल्व को क्लोज कर दिया है तो मुझे एक बात बताइए, क्या इतनी गैसेस बाहर निकल पाई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं निकल पाई। तो जब इतनी गैसेस बाहर नहीं निकल पाई है, यहां पर आपका एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो गया है, तो अब क्या होगा, जब ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा इट विल कंप्रेस द फ्लू गैसेस, और जिसे हम कह सकते हैं एग्जॉस्ट गैसेस को ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो जब ये एग्जॉस्ट गैसेस को कंप्रेस करेगा, क्योंकि आपका एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो चुका है, तो आपके सिलेंडर का प्रेशर इंक्रीज होगा एंड इट विल बी मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व हमने बंद कर दिया है, और एग्जॉस्ट वाल्व बंद करने के बाद जो रिमेनिंग गैसेस होंगी उनका क्या होगा, कंप्रेशन, और कंप्रेशन होने से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। और ये प्रेशर कितना पहुंच जाएगा, लगभग इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1.1 to 1.5 टाइम्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1.1 to 1.5 टाइम्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होगा, जब पिस्टन आपका यहां पहुंच जाएगा, जब आपका पिस्टन टीडीसी पहुंच जाएगा, तो टीडीसी पहुंचने के बाद आपके सिलेंडर में प्रेशर इतना होगा। सो दिस इज जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये हम ऑलमोस्ट 2 डिग्री पहले हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व को क्लोज कर देते हैं। टीडीसी पहुंचने से 2 डिग्री पहले हम एग्जॉस्ट वाल्व को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और एग्जॉस्ट वाल्व को क्लोज करने के बाद क्या होगा, जो एग्जॉस्ट गैसेस होगी उनका होगा कंप्रेशन। क्या होगा, कंप्रेशन। सो दिस इज द एट द एंड ऑफ द एग्जॉस्ट। अब मैं बात करता हूं बिगिनिंग ऑफ सेक्शन की। किसकी, बिगिनिंग ऑफ सेक्शन की। जब सक्शन होगा तब क्या होगा, जब सक्शन होगा तो सक्शन होते वक्त कौन सा वाल्व ओपन होगा, इनलेट वाल्व ओपन होगा। अभी मैं बात करने वाला हूं बिगिनिंग ऑफ सेक्शन। तो देखिए ये वाला आपका इंजन है, यहां हमने क्या कर दिया है, इनलेट वाल्व को ओपन कर दिया है, और पिस्टन आपका टीडीसी पर है। कहां पर है, टीडीसी पर। कहां पर है, टीडीसी पर। इस कंडीशन में P सिलेंडर इज मोर देन द P एटमॉस्फेरिक। क्यों, क्योंकि एग्जॉस्ट गैस का कंप्रेशन हुआ था। अब अंदर सक्शन तब तक नहीं होगा जब तक सिलेंडर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल या उससे कम ना हो जाए। अंदर सक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आपका सिलेंडर का प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल या उससे कम ना हो जाए। तो प्रेशर कम करने के लिए आपका पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया तो अगेन आपका P सिलेंडर इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक हुआ। इसके बाद सक्शन होना स्टार्ट होगा। मतलब इतना वॉल्यूम तो हमारा वेस्ट चला गया, इतना वॉल्यूम तो हमारा क्या चला गया, वेस्ट। सो दिस इज द वॉल्यूम वेस्ट। मतलब जो हम चाहते थे स्वेप्ट वॉल्यूम में उतना सक्शन हो, उतना नहीं होगा, उससे कम होगा, क्योंकि प्रेशर को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इतना वॉल्यूम आपका क्या चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। तो मतलब जो एक्चुअल वॉल्यूम एंटर होगा इट विल बी लेस एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम। जो एक्चुअल वॉल्यूम एंटर होना चाहिए था,
जो एक्चुअल वॉल्यूम होना चाहिए था, जो सक्शन वॉल्यूम होना चाहिए था, इट विल बी लेस एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम, मतलब VA विल बी लेस देन द थ्योरेटिकल V। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर। अब इसी टर्म को हम कहते हैं नीटा V। क्या कहते हैं? ईटा V कहते हैं। तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो ईटा V विल बी इक्वल्स टू V एक्चुअल डिवाइड बाय V थ्योरेटिकल, या तो हम इसको इस तरह के भी लिख सकते हैं V एक्चुअल डिवाइड बाय VS स्वेप्ट वॉल्यूम। व्हाट इज द स्वेप्ट वॉल्यूम सर? पाई बाय 4 D स्क्वायर इंटू L। दिस इज फॉर द सिंगल सिलेंडर, दिस इज फॉर सिंगल सिलेंडर, मल्टीप्लाई विद K, मल्टीप्लाई विद K, where K is the number of cylinder, K is the number of cylinder. So this is the total swept volume, this is the total theoretical volume of the working fluid which should be enter into the engine, but वहां पर वॉल्यूम वेस्ट हुआ था, उसके कारण एक्चुअल वॉल्यूम जो एंटर होगा इट विल बी लेस देन द स्वेप्ट वॉल्यूम, इट विल बी लेस देन द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये चीज आपको यहां याद रखनी है। सर VS तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन VA कहां से कैलकुलेट करेंगे? तो VA देखिए मैं बताता हूं कहां से कैलकुलेट करेंगे। P1 VA इक्वल्स टू MA R T1। इस इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे? VA की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे? VA की, एक्चुअल की। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे? एक्चुअल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। क्लियर है यहां तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ सक्शन स्ट्रोक इन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन। ये चीज हमें पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका यूज हम करते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ द सक्शन रेट में। किसमें? सक्शन रेट में। VS की वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है फॉर पर्टिकुलर 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन, ये कंसेप्ट वहां यूज में आने वाला है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 4 स्ट्रोक में, तो 4 स्ट्रोक में क्या होता है? देखिए 4 स्ट्रोक के फर्स्ट स्ट्रोक में होता है आपका सक्शन। क्या होता है? सक्शन। उसके बाद क्या होता है? कंप्रेशन। उसके बाद क्या होता है? पावर। उसके बाद क्या होता है? एग्जॉस्ट। मतलब क्रैंक के 2 रेवोल्यूशन में, क्रैंक के 2 रेवोल्यूशन में 1 सक्शन स्ट्रोक होता है। 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक इक्वल्स टू 1 सक्शन स्ट्रोक। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? ये बात हम कर रहे हैं 4 स्ट्रोक की। 2 स्ट्रोक में क्या होगा? 2 स्ट्रोक में एक रेवोल्यूशन में ही कंप्लीट साइकिल हो जाएगी। सो देखिए एक रेवोल्यूशन होगा, इसमें भी आपका क्या होगा? सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो अगर मैं बात करता हूं 2 स्ट्रोक इंजन की, सो 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक विल बी इक्वल्स टू 1 सक्शन स्ट्रोक, 1 सक्शन स्ट्रोक। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि यहां पर क्रैंक के 2 रेवोल्यूशन में 1 सक्शन स्ट्रोक है, यहां पर क्रैंक के 1 रेवोल्यूशन में 1 सक्शन स्ट्रोक है। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल से क्लियर है। अब देखिए, अब मैं आपको सक्शन वॉल्यूम का एक अलग ही फॉर्मूला बताने वाला हूं। उसमें थोड़ा सा क्या है? एडवांसमेंट है। उसमें क्या है? थोड़ा सा एडवांसमेंट है। उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन। तो देखिए स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा? स्वेप्ट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू क्या होता है? पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल इंटू यहां पर हमने क्या लगाया था? बताइए सर। हमने लगाया था के। क्या लगाया था? के। व्हाट इज के? के इज द नंबर ऑफ cylinders, K is the number of cylinders. This is the total swept volume. This is the total swept volume. If your engine is rotating at n rpm, then what will happen? It will be multiplied with n divided by 60. n divided by 60. If you are using the 4-stroke engine, then it will be 2. It will be 2. 2 हम कब यूज में लेंगे? 2 हम लेंगे for 4-stroke
इंजन। सर क्या हम 2 के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं? बिल्कुल, आप 1 ले लीजिए। 1 हम कब यूज में लेंगे? 1 लेंगे हम फॉर 2 स्ट्रोक इंजन। सर आपने तो एक 6 स्ट्रोक इंजन भी बताया था कि होता है। हाँ बताया था। तो 6 स्ट्रोक इंजन के लिए हम क्या लेंगे? 3 लेंगे फॉर 6 स्ट्रोक इंजन। तो यहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। जब 4 स्ट्रोक इंजन होता है तो हमें यहां पर नीचे 2 लेना है। क्या लेना है? 2 लेना है। और जब आपका 2 स्ट्रोक इंजन होगा तो नीचे कुछ नहीं लेना है। एंड दिस विल बी इन योर मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकंड। आप इसको सीसी पर सेकंड में भी लिख सकते हो, सीसी पर सेकंड में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस विल बी टोटल फ्लो रेट। टोटल फ्लो रेट, ऊपर वाला तो क्या है? टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम। नीचे वाला क्या है? टोटल फ्लो रेट। मतलब ये क्या हो जाएगा? वी डॉट। ये क्या हो जाएगा? वी डॉट। स्वेप्ट वॉल्यूम पर सेकंड। स्वेप्ट वॉल्यूम पर सेकंड यानी सक्शन वॉल्यूम पर सेकंड की कितना सक्शन होना चाहिए थियोरेटिकली, कितना सक्शन होना चाहिए थियोरेटिकली। एंड व्हाट इज के? के इज द नंबर ऑफ सिलेंडर्स। के इज द नंबर ऑफ सिलेंडर। तो आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नाउ कम टू द एनर्जी कन्वर्जन इन आईसी इंजन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन आईसी इंजन। तो अब जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूं दैट इज योर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां पे थोड़ी सी हम केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, देख के घबराना नहीं है क्योंकि आपको एक भी इक्वेशन याद नहीं रखनी है। आपको सिर्फ याद रखना है कि उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। कुछ भी रटना नहीं है हमें यहां पर हमें कुछ भी रटना नहीं है। तो देखिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन आईसी इंजन। आपके आईसी इंजन में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? आपके आईसी इंजन में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? अभी हम ये पढ़ने वाले हैं। यहां पर कुछ आपको रटना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि उस चीज को सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें प्रोडक्ट में CO2 चाहिए अगर हम टोटल कंबशन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अगर हम टोटल कंबशन, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए तो हमें प्रोडक्ट में CO2 को लाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं फ्यूल का, दैट इज C8H18। दैट इज C8H18। कुछ भी हो सकता है, ये रटना मत, इस फॉर्मूले को रटना नहीं, आपको याद नहीं करना है। ठीक है, इसका हम कंबशन करेंगे एयर में। किस में करेंगे? एयर में। एयर में कौन कौन होता है? एयर में होती है आपकी ऑक्सीजन, प्लस उसमें होता है नाइट्रोजन। जो आर्गन हीलियम वगैरह होती है वो बहुत कम होती है, उनको हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। सो ऑक्सीजन 79 डिवाइड बाय 21 दैट इज द नाइट्रोजन। ये आपका क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है एयर में। किस में होता है? एयर में प्रोपोर्शन होता है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन आपको कितना चाहिए। ऑक्सीजन आपको कितना चाहिए? हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए? हमें प्रोडक्ट में चाहिए वाटर एंड CO2। हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए? वाटर एंड CO2। वाटर एंड CO2 फॉर कंप्लीट कंबशन। तो देखिए अब ध्यान से देखना है, यहां पर H कितना है? 18। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं? N 18 को मैं क्या लिख सकता हूं? 9H2। यहां क्या लिख दिया मैंने? ऑक्सीजन। प्लस कार्बन कितना है? 8। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 8CO2 लिख सकता हूं। मुझे क्या चाहिए? H2O चाहिए और मुझे क्या चाहिए? CO2 चाहिए। ऑक्सीजन कितना होगा? 9 और 16 कितना हुआ? 25। और 25 का हाफ करो क्योंकि यहां पर O2 है, तो 25 का जब हम हाफ करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 12.5। क्या आ जाएगा? 12.5। जब ये 12.5 अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 12.5 इंटू 79 डिवाइड बाई 21 and 2 बैलेंस हो गया। दिस इज फॉर द कंप्लीट कंबशन। फॉर कंप्लीट कंबशन आपको कोई भी एक फ्यूल दिया होगा, उसको कहां जलाना है, किस में जलाना है, ऑक्सीजन में जलाना है या फिर एयर में बर्न करना है, वो दे रखा होगा। अगर एयर का दे रखा है तो हम एयर का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, O2 प्लस 79 डिवाइड बाय 21 इंटू N2। ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी होती है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 79% एंड ऑक्सीजन का होता है 21%।
इफ यू नेग्लेक्ट द अदर गैसेस। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी निकालनी है, ये हमें पता नहीं है कि कितना ऑक्सीजन हमें चाहिएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले प्रोड्यूस करेंगे H2O और हम क्या प्रोड्यूस करेंगे CO2। इन दोनों से हम ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे। तो H2O प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 18। तो H2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9H2, तो ये बैलेंस हो जाएगा H18 से। फिर मुझे चाहिए CO2, तो CO2 के लिए मुझे चाहिएगा कार्बन, और कार्बन कितना है यहाँ पर 8 है, तो इसको मैं लिख दिया 8CO2। CO2 इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे चाहिए कंप्लीट कंबशन, CO नहीं लिखना है। फॉर कंप्लीट कंबशन आपको चाहिए CO2। क्या चाहिए CO2। अब यहां से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे। तो ऑक्सीजन यहां पर कितना है 9, यहां कितना है 16, तो 9 and 16 25, तो यहां मैं क्या लिखूंगा 12.5, तो 12.5 इंटू 2 25, 12.5 इंटू 79/21 इंटू N2, मतलब हमें रिवर्स जाना पड़ेगा। पहले तो हम यहां से यहां आएंगे, फिर हमें रिवर्स जाना पड़ेगा फॉर द कंप्लीट कंबशन। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा। C10 ले लीजिए और H22 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हो आप, आर्बिट्री कोई भी फ्यूल ले सकते हो आप समझने के लिए। आप ले लीजिए एक C10 ले लीजिए, मैंने क्या ले लिया C10 ले लिया, और एक ले लिया से फॉर एग्जांपल H22। क्या ले लिया H22 ले लिया। हमें इससे कहाँ जलाना है, हमें जलाना है एयर में ऑक्सीजन प्लस 79 डिवाइड बाई 21 N2। अब हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए H2O चाहिए, तो H2O लिख लो। हाइड्रोजन कितने यहां पर 22, 2 आ चुका है, तो यहां क्या आएगा 11, प्लस हमें क्या चाहिए CO2 चाहिए, CO2 लिख लो। कार्बन कितना है यहां पर 10, तो यहां लिख लीजिए 10। तो अब ये कितना हुआ 20, 11, 31, ये कितना हुआ 10 इंटू 2, 10 इंटू 2, 20, 11, तो 20 प्लस 11 31, 31 का हम यहां क्या करेंगे हाफ, तो 31 का हाफ क्या होता है 15.5। अब प्लस में इसके साथ में क्या आ जाएगा 15.5 इंटू 79 डिवाइड बाई 21 इंटू N2। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका समझ आ गया। ये किसके लिए है, फॉर कंप्लीट कंबशन, फॉर कंप्लीट कंबशन। तो जब कंप्लीट कंबशन होगा पॉल्यूशन नहीं होगा, जब कंप्लीट कंबशन होगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि वो क्वेश्चन में क्या लिखा है और क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। उस क्वेश्चन में क्या लिखा है और वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। आपको फॉर्मूला ये रटना नहीं है, C6H12, C10H22 कुछ भी नहीं लिखना है आपको, C8H18 याद नहीं रखना है। फॉर्मूला विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको किसी भी केमिकल फॉर्मूला को याद नहीं रखना है, बस वो याद रखना है ऑक्सीजन प्लस 79 डिवाइड बाई 21 इंटू N2, वो फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रोपेन, तो क्वेश्चन है आपका प्रोपेन, इसका फॉर्मूला याद नहीं रखना है C3H8। सो ये फॉर्मूला आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। इज बर्न्ड इन एन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, इज बर्न्ड इन एन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर with 10% deficient oxygen, with 10% deficient oxygen, with respect to stoichiometric requirement, with respect to stoichiometric requirement, determine the volume percentage of carbon monoxide in the product is, determine the volume percentage of carbon monoxide in the product
इन द प्रोडक्ट। अब पेन रख लीजिए, इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, मेथड वही है, एल्गोरिथम वही है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है। इसमें हम प्रॉपर या फिर कंप्लीट कंबशन नहीं कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर 10% कम ऑक्सीजन है, 10% कम ऑक्सीजन है। तो पहले हमें पता तो चले कि ऑक्सीजन कितना चाहिए, ये तो आप निकाल सकते हो। देखिए C3H8 प्लस हम इसको कहाँ बर्न कर रहे हैं, एयर नहीं बोला है, ऑक्सीजन बोला है, ऑक्सीजन में हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो हमें क्या बनाना है, H2O बनाना है और CO2 बनाना है। तो बना दीजिए H2O, हाइड्रोजन कितना है 8, तो यहां क्या आ जाएगा 4, बन गया H2O। प्लस बना दीजिए CO2, कितना कार्बन 3, तो यहां क्या आ जाएगा 3, तो 3 2 6, 6 and 4 10, तो यहां क्या आ जाएगा 5। सो दिस इज द स्टोइकोमेट्रिक रिक्वायरमेंट, मतलब इट इज फॉर कंप्लीट कंबशन, फॉर कंप्लीट कंबशन। तो पहले हमें ये करना पड़ेगा, पहले हमें ये करना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि हमारे पास 10% कम है ऑक्सीजन। तो 10% ऑक्सीजन कम होने का मतलब क्या है, देखिए ये हो जाएगा आपका C3H8, अब इसका 10% कम तो 4.5 O2। अब हमें ऐसे आगे जाना पड़ेगा, अब हमें ऐसे क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। अब हम बनाएंगे पहले H2O, सेम H2O बनाएंगे, H2O बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो H कितना है 8, तो यहां क्या आ जाएगा 4। ऑक्सीजन कितने हमारे पास 9 है, 9 में से 4 गए, अब कितने बचे 5 बचे, कितने बचे 5। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सर। अब यहां पर देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां प्रोडक्ट बनेगा आपके CO2 प्लस CO। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CO2 प्लस CO, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन क्या हो गया कम, ऑक्सीजन यहां पर क्या हो गया है कम हो गया है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्या करें सर, अब तो यहां पर कम हो गया, अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, अब तो 4.5 है, क्या है 4.5। अब हमारे पास 5 बचे हैं, कितने बचे हैं 5। तो जब 5 बचे हैं और कार्बन कितने हैं आपके 3, कार्बन कितने आपके 3 है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको सर, अब हम इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए अब आपको यहाँ बैलेंसिंग करनी है, क्या करनी है बैलेंसिंग। कैसे, 5 बची है और 5 ऑक्सीजन को इन दोनों में हमें डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। कैसे डिवाइड करोगे, देखिए अगर आप यहां पर 2 यूज में लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 होगी ऑक्सीजन 5। हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना पड़ेगा। कार्बन कितना है 2 and 1 3, कार्बन कितना है 3। अब ये बैलेंस हो चुका है, बिल्कुल हमने जो हिट एंड ट्रायल किया था फर्स्ट ट्रायल में ही वो बैलेंस हो चुका है। क्या हो चुका है, बैलेंस। अब ये क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है यहाँ पर 1, डिवाइड बाय टोटल कितना है 4 + 2 + 1। सो 4 + 2 + 1 इंटू 100 कर दो तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले तो हमें कंप्लीट कंबशन के लिए निकालना पड़ेगा ऑक्सीजन, फिर हमें उसमें कम करना पड़ेगा कि 10% कम है, 10% कम है, उसके बाद हमें यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। H2O में कोई दिक्कत नहीं आती है, H2O सीधा प्रोड्यूस हो जाता है। बात आती है CO2 और CO में कि हम इसको कैसे बैलेंस करें। तो यहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा खुद को, वहाँ मैं अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ बैलेंस कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आप 1 ले लीजिए पहले। तो जब आप यहाँ पर 1 लेते हैं तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और कितना बच गया ऑक्सीजन 3 बच गया। तो आप अगर यहाँ 3 लेते हो तो ऑक्सीजन 2 और 3 तो हो जाएंगे, लेकिन कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4, लेकिन हमारे पास अवेलेबल तो 3 है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर 2 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 हमारे पास है। अब मुझे चेक करना है कार्बन, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1 3, तो ये बैलेंस हो गया है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ये CO2 का भी पूछ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का पूछता CO2 तो ये क्या होता, ये कितना है, ये है 2, टोटल वॉल्यूम कितना है 4 + 2 + 1 इंटू 100। तो ये चीज आपके समझ में आ चुकी होगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का भी पूछ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूछ सकता है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट।
अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है मैं उसमें फ्यूल चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अब मैंने फ्यूल ले लिया है CH4। क्या ले लिया है? CH4। इसको मैं बर्न करूंगा एयर में 79 डिवाइड बाई 21 N2। जब हम एयर में बर्न करेंगे फॉर स्टाइकोमेट्रिक कंबशन और कंप्लीट कंबशन, तो देखिए यहाँ क्या मैं लिख रहा हूँ, केमिकली करेक्ट। ठीक है, तो अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा? मुझे बनाना पड़ेगा सर सबसे पहले H2O। सो दिस इज योर H2O। कितने हाइड्रोजन है? 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस CO2, तो कितना कार्बन है? 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस इसके साथ क्या आएगा 2 इंटू 79 डिवाइड बाई 21 इंटू N2। एक्चुअली इट विल बी नॉट मल्टीप्लाइड, केमिकल इक्वेशंस में मल्टीप्लाई नहीं लिखा जाता है ऐसे, सो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं 25% लेस, तो 2 का 25% कितना होता है? 5 है ना, 0.5। 2 का 25% कितना होता है? 0.5, तो 0.5 लेस यानी कितना बच गया? 1.5। तो देखिए CH4 प्लस 1.5 ऑक्सीजन प्लस 79 डिवाइड बाई 21 N2। अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले तो मैंने केमिकली करेक्ट बना दिया फॉर द कंप्लीट कंबशन। अब ये मैं मेंशन कर रहा हूं 25% लेस, तो जब 25% लेस होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए H2O बना दीजिए, पहले बना दिया, कितने हैं? 2 हैं, प्लस कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी? सर 2 कंज्यूम होगी। कितनी कंज्यूम होगी? 2, तो है कितनी? 3, और बची कितनी? 1, तो ये क्या हो जाएगा? CO प्लस क्या बच जाएगा? 1.5 इंटू 79 डिवाइड बाई 21 N2। ये क्या है आपका? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मैं क्या करता हूं 50% लेस, क्या करता हूं 50% लेस करता हूं। देखिए जब मैं 50% लेस करूंगा 2 का 50% कितना होता है? 1, तो 1 कम यानी कितना बच गया? 1 ही तो बचा, तो दिस विल बी CH4 प्लस 2 का 50% कम, 2 का 50% कम क्या होगा? 1, सो दिस विल बी 1 O2 प्लस 79 डिवाइड बाई 21 N2। इसका क्या बनेगा? देखिए पहले बना दीजिए वाटर, दैट इज H2O। यहां क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? 4, ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम होगी? 2, है भी कितनी? 2, और अब क्या बच गया? ओनली कार्बन, सो दिस विल बी C प्लस 79 बाई 21 इंटू N2। सर ये ओनली अब C कैसे बच गया? अरे C बच सकता है, जब आप एयर को कम करोगे तो कार्बन बच सकता है और वो जलेगा भी नहीं। उसे हम क्या कहेंगे? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन मतलब जब आपकी फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और एयर की क्वांटिटी कम होगी तो पॉल्यूशन होगा। तो जब आपकी फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं रिच मिक्सचर। क्या कहते हैं? रिच मिक्सचर। और जब आपकी फ्यूल की क्वांटिटी कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? लीन मिक्सचर। उसे हम क्या कहते हैं? लीन मिक्सचर कहते हैं। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल समझ में पूरा आ चुका है। तो यही चीज आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ये चीज आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अब अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि CO का क्या परसेंटेज है, निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का क्या परसेंटेज है, निकाल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है? थर्मोकेमिस्ट्री होता है। ये क्या होता है आपका? थर्मोकेमिस्ट्री। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है सर। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताने वाला हूं। एक पॉइंट अब मैं आपको और बताऊंगा कि जो आपका फ्यूल होता है वो एक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। तो देखिए क्या होता है। अगर हम बात करते हैं आईसी इंजन की, सो दिस इज योर आईसी इंजन, दिस इज योर आईसी इंजन। इसमें पहले क्या होता है? सक्शन। सक्शन होता है तो अंदर कौन आता है? एयर फ्यूल मिक्सचर। कौन आता है? एयर फ्यूल मिक्सचर। एयर फ्यूल मिक्सचर को हमने किस कलर से बताया था सर? हमने बताया था ब्लू कलर से। ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू 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 ब्लू, एयर फ्यूल मिक्सचर ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर। उसके बाद हमने उसका क्या कर दिया था सर? हमने कर दिया था कंप्रेशन। उसके बाद हमने उसका क्या कर दिया था? कंप्रेशन। तो पिस्टन का कलर चेंज कर देते हैं। हमने उसका कर दिया कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन करने के बाद सर उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और वो हो गए रेड 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 रेड। क्या हो गए? रेड हो गए। अब देखिए मैं इसकी बात करता हूं, इसकी।
ये क्या है? ये है आपका एयर फ्यूल मिक्सचर। ये क्या है आपका? एयर और फ्यूल का मिक्सचर। एयर और फ्यूल का मिक्सचर। इसमें क्या है देखिए, नीला नजर आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल नीला ही है। ये आपका फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन, और इसके चारों तरफ है एयर। इसका चारों तरफ क्या है? एयर। इसका टेम्परेचर क्या है? एम्बिएंट टेम्परेचर पर आया है। किस टेम्परेचर पर आया है? एम्बिएंट टेम्परेचर पर। इसका हमने क्या कर दिया? कॉम्प्रेशन। इसका हमने क्या कर दिया? कॉम्प्रेशन। कंप्रेशन कर दिया हमने इसका। कंप्रेशन करने से क्या हो गया सर? ये तो लाल हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया इसका। हाँ तो लाल होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाल है, ये अंदर हाइड्रोकार्बन है, इसका टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज। ये फ्लैश टेम्परेचर पर पहुंच चुका है। अब इसको जैसे ही फायर मिलेगा ये जलने लगेगा। और हमने क्या किया? फायर किया। फायर मतलब हमने क्या कर दिया? फ्लैश किया। और फ्लैश करने का टेम्परेचर था 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्लैश करने से क्या होगा? ये जलेगा। और जब ये जलेगा तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो ये तरीका है, समझने का तरीका है। ये क्या बदल जाएगा? ये जल जाएगा। हीट एडिशन। अब हीट एडिशन करने से क्या होगा? ये फायर पॉइंट टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? फायर पॉइंट टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा। मतलब ये हीट एनर्जी को लिबरेट करेगा। हीट एनर्जी को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। केमिकल एनर्जी कहां है सर? केमिकल एनर्जी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ही तो है। कहां है सर कार्बन और हाइड्रोजन? ये रहे। अंदर होता है आपके कार्बन, बाहर होता है आपके हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है। जब हम फ्लैश मारेंगे, जब हम इसको जलाएंगे तो सबसे पहले कौन जलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन विल बर्न फर्स्ट। हाइड्रोजन पहले जलेगा, उसके बाद कौन जलेगा? कार्बन। और इसी के साथ मैं एक और पॉइंट लिख रहा हूं, हाइड्रोजन विल बर्न रैपिडली एज कंपेयर टू द कार्बन। हाइड्रोजन बहुत जल्दी जल जाएगा और कार्बन को जलने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब हाइड्रोजन अच्छा है। हाइड्रोजन क्या है? अच्छा है। फ्यूचर फ्यूल हाइड्रोजन ही तो है आपका। फ्यूचर फ्यूल क्या है आपका? हाइड्रोजन। यहां पर आप एक बात ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के बर्न होने से जो हमें एनर्जी मिलेगी वो एज कंपेयर टू द कार्बन, एज कंपेयर टू द कार्बन वो क्या होगी? ज्यादा होगी। हाइड्रोजन के बर्न होने से जो हमें एनर्जी मिलेगी वो एज कंपेयर टू द कार्बन क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब हाइड्रोजन पहले भी जलेगा, जल्दी भी जलेगा और ज्यादा हीट एनर्जी को लिबरेट करेगा। ज्यादा हीट एनर्जी को क्या करेगा? लिबरेट करेगा। अब मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूं, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर है? व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू? 1 kg फ्यूल के बर्न होने से, 1 kg फ्यूल के क्या होने से? बर्न होने से कितनी हीट एनर्जी लिबरेट होती है उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। हीट एनर्जी लिबरेटेड by burning of the 1 kg fuel is known as a calorific value of the fuel. Calorific value of the fuel. तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये चीज आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। चलो अब हम वापस थर्मोकेमिस्ट्री में ही जाते हैं और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। उसमें आपको क्या करना है? खुद को सोल्व करना है घर पे, और उसको हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है। ठीक है, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूं। से फॉर एग्जांपल आपको C2H6 को बर्न करना है ऑक्सीजन में। किसमें बर्न करना है? ऑक्सीजन में। C2 और H6 को किसमें बर्न करना है? सर ऑक्सीजन में बर्न करना है C2 और H6 को। ठीक है, और बर्न करने के बाद आपको पता लगाना है कि व्हाट इज द परसेंटेज अमाउंट ऑफ CO। ठीक है, CO2 या फिर CO दोनों निकाल लेना, दोनों आप निकाल लेना। ठीक है, कंप्लीट कंबशन करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना, कंप्लीट कंबशन करना है आपको। ठीक है, दूसरा आप ले लीजिए, एक तो हो गया आपका C2H6, दूसरा आप ले सकते हैं C4H10 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? C4H10। C4H10 को भी आपको बर्न करना है ऑक्सीजन में, उसमें भी आपको परसेंटेज ऑफ CO2 और परसेंटेज ऑफ CO निकालना है। यही करेंगे क्वेश्चन को? चलो यही करते हैं, यही कर लेते हैं क्वेश्चन, कुछ पेंडिंग नहीं रखते हैं, यही करते हैं क्वेश्चन। चलो
क्लियर हो जाएगा आपके। कहाँ बंद करना है? ऑक्सीजन में बंद करना है। तो पहले हम क्या बनाएंगे? पहले हम बनाएंगे H2O, कितना है 6 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। फिर हम क्या बनाएंगे CO2, कितना कार्बन है 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। ऑक्सीजन के साथ 3, ऑक्सीजन के साथ 2, तो ये 3 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, तो 3 और 4 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3.5। क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ CO2। अरे परसेंटेज ऑफ CO तो 0 ही होगा फॉर द कंप्लीट कंबशन। कई स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो परसेंटेज ऑफ CO क्या होगा? CO2, तो ये क्या होगा 2 डिवाइड बाय 2 + 3 इंटू 100। सॉल्व कर लेना, इसको करो। पहले बना दो H2O, बना दिया। कितना हाइड्रोजन है 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 प्लस, फिर बना दो CO2, कितना C है 4, काउंट करो 5 8 13, और 13 का हाफ 6.5। निकालो परसेंटेज ऑफ CO2। CO तो 0 ही हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 4 + 5 इंटू 100। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो ये याद नहीं रखना है फॉर्मूला, यहां लिख देता हूं मैं, रटना नहीं है। हमें क्या करना है? समझना है। अगर इसको रट के गए ना तो पक्का गिरोगे। इस कॉन्सेप्ट में पहले आपको H2O बनाना है, फिर CO2 बनाना है, और अगर क्वेश्चन में कहता है कि कुछ कमी है, उसके बाद उस कमी को आपको क्या करना है? कंसीडर करना है। अगर एयर कम है तो कम एयर को कंसीडर करेंगे, अगर कम ऑक्सीजन है तो कम ऑक्सीजन को कंसीडर करेंगे। तो आपको यहां पता चला होगा एक पॉइंट कि हम एयर में भी बर्न कर सकते हैं और ऑक्सीजन में भी बर्न कर सकते हैं। तो अभी ऑक्सीजन बर्न वाला हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 10% लेस ऑक्सीजन थी। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 5% लेस ऑक्सीजन, तो पहले तो इसका 5% कम करो, उसके बाद उस फॉर्मूले को लिखो, और उसके बाद CO और CO2 में क्या करो? हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करो। क्या करो? बैलेंस करो। 99% क्या होगा कि पहले ही ट्रायल में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको वो कहता है कि इतना % कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, इतना % कम अमाउंट ऑफ एयर है, तो वहां वो जरूर पूछ रहा होगा कि प्रोडक्ट में किसी प्रोडक्ट का परसेंटेज। प्रोडक्ट में ये आपका क्या है? प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो अगर वो कमी देता है ना कहीं, तो वहां वो पक्का पूछ रहा होगा, इंश्योर है ये आपका, कि वो प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, उनमें से किसी एक प्रोडक्ट का वॉल्यूम % पूछेगा, जब क्या हो? कम अमाउंट ऑफ एयर हो या फिर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये चीज आप क्या करना, घर पे जाके एक बार वापस करना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।